नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, इस प्रोग्राम के तहत हम न्यूज़पेपर से लिए गए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। ये एक डेली करंट अफेयर वीडियो है जिसमें हम प्रीलिम्स के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन इस बात के साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारा ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने पर होता है, ताकि एक बार आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ तो लंबे समय तक याद रहती हैं। प्रीलिम्स का एग्जाम, इसमें देखिए प्रैक्टिस की भी इतनी ही इंपॉर्टेंस है जितना कि पढ़ने की इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ने के बाद हर टॉपिक पर एक प्रश्न को भी हम सॉल्व करते हैं, जिससे दो हमारे उद्देश्य पूरे होते हैं। एक तो हमें ये पता चलता है कि जो हमने टॉपिक पढ़ा है क्या उससे संबंधित हम प्रश्न कर पा रहे हैं। दूसरा उद्देश्य ये होता है कि अगर हम कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी में उससे संबंधित किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आपने जनरली देखा होगा, जो मैं आपको पढ़ाती हूँ उससे हट के प्रश्न रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो न्यूज़ में रहता है यूपीएससी डायरेक्ट वो कभी नहीं पूछती है एग्जाम में, वो उसके आसपास की, उसके बैकग्राउंड, उसकी जो पृष्ठभूमि है या उससे लिंक्ड जो चीज़ें बनती हैं उससे प्रश्न पूछते हैं। तो हमारी भी कोशिश उसी चीज़ को एक तरीके से आप कह सकते हैं रेप्लिकेट करने की रहती है। इन वीडियोज़ को आपने रोज़ाना देखना है, तब आप अपने 1.5 साल का करंट अफेयर बेहद कंफर्टेबली कंप्लीट कर पाएंगे। और क्योंकि आपने हर दिन 5 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपने एक बहुत बड़ा डाटा सेट क्वेश्चंस का सॉल्व कर लिया होगा अपने एग्जाम के टाइम तक। एग्जाम के टाइम पे हमारे द्वारा इन सब का एक बाकायदा रिवीजन चलाया जाएगा, तो आपको उसके लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने एक मंथली रिवीजन प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसमें 1 महीने में हमने जो भी पढ़ा होता है उसको शॉर्ट करके रिवीजन के पर्पज से हम जो है वीडियोस बनाते हैं। आपने वीडियोस देखी भी होंगी, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है, किस चीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं, ये आपको पता चल गया होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। दूसरी बात, अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो इनको लाइक ज़रूर करना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये मेरा मानना है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के सामने एक जो समस्या रहती है कि रोज़ाना का न्यूज़पेपर हम हिंदी में कवर कर लें और उसी से नोट्स बना लें, उसी से जो है तैयारी कर लें, इस बात का देखिए आप कह सकते हैं एक समाधान इन वीडियोस के माध्यम से मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। खैर, अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। 5 टॉपिक हमारे मेन होंगे, एक शॉर्ट न्यूज़ है। पहला टॉपिक है, देखिए जो अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन है, संघ है, उस पर देखिए फीफा के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या रीज़न रहे थे प्रतिबंध लगाने के, इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा भारत के फुटबॉल पर, और जो अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन है उसके बारे में बेसिक डिटेल्स, फीफा के बारे में बेसिक डिटेल्स इस टॉपिक के तहत हम पढ़ेंगे। ये प्रतिबंध देखिए तृतीय पक्ष के अनुचित हस्तक्षेप इस वजह से लगाया गया था। ये क्या होता है इसको भी समझेंगे। सेकेंड टॉपिक है मंथन प्लेटफॉर्म। तो इस मंथन प्लेटफॉर्म को रखते हुए, क्योंकि देखिए मंथन प्लेटफॉर्म तो एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको हमने ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन भी हमने वैसा ही फ्रेम किया है। तीसरा टॉपिक है, देखिए जो उड़ान स्कीम थी उसको एक्चुअली 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो उड़ान स्कीम क्या है, कब इसको शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन सी अचीवमेंट इसके द्वारा हासिल कर ली गई है, आने वाले टाइम में क्या लक्ष्य रखे गए हैं, इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। देन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर देखिए कंपोस्टेबल प्लास्टिक, इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो बेसिकली अपनी पर्यावरण की हितैषी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वो आपके लिए पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर यहाँ तो कंटेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आप अगर वीडियोस रोज़ाना फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर अगर बैन लग रहा है तो हमें इसके ऑल्टरनेट्स ढूंढने पड़ेंगे। तो उन्हीं में से एक ऑल्टरनेट ये है, ये क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होती है, ये किस तरीके से बनता है, डिफरेंट चीज़ों में कौन कौन सी प्लास्टिक यूज़ होती है। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट वाला जो ये टॉपिक है हम कवर करने वाले हैं।
इसके बाद देखिए जो आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना है, यानी कि जो आपकी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, इसकी देखिए समयावधि को सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया है, इसमें लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। तो ये स्कीम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हाल ही में क्या परिवर्तन हुए हैं, और इस पर एक क्वेश्चन, इसको हम पढ़ने वाले हैं। देन एक शॉर्ट न्यूज़ है, वीर दुर्गादास राठौर, इनकी देखिए स्टैचू का अनावरण हाल ही में हुआ है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये हैं कौन, राइट। आइए अब एक एक कर जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो फीफा है, जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ कहा जा सकता है। इन्होंने जो भारत देश का एक शीर्ष प्रशासनिक संगठन है फुटबॉल के मामले में, कौन सा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसको तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की वजह से या तीसरे पक्ष द्वारा अनुचित प्रभाव की वजह से क्या है, प्रतिबंधित कर दिया गया है या निलंबित कर दिया है। अब इस प्रतिबंधन का क्या आशय है, ये समझने से पहले ये समझते हैं कि तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप आखिर होता क्या है। तो देखिए दरअसल हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसमें बहुत सारे नियम कानून हैं, लेकिन क्या है कि उन नियम कानूनों को बेसिकली फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे अध्यक्ष जो थे इस अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के प्रफुल्ल पटेल, इन्होंने अपना जो पद की समयावधि थी उसके समाप्त होने के बावजूद भी पद छोड़ने से इनकार कर दिया था। मामला जो है बाद में कोर्ट में गया। कोर्ट ने एक्चुअली क्या किया, एक प्रशासकों की समिति का गठन किया कि भैया आप लोग क्योंकि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको रहना था उससे ज़्यादा आप चीज़ें कर रहे हो, तो आप लोग साइड हो जाओ, हम एक प्रशासकों की समिति बनाएंगे, वो समिति इसका संचालन करेगी, वो समिति कुछ नियम बनाएगी। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि ये जो निर्णय लेने वाला एक पूरा मामला चलता है, इसमें 50% रिप्रेजेंटेशन हम खिलाड़ियों को देंगे। फीफा का नियम ये कहता है, पहली बात तो फीफा से संबंध जो संस्थाएं हैं उन पर किसी और का, किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। दूसरा वो ये कहता है खिलाड़ियों को जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है वो मोर देन 25% नहीं होना चाहिए। यहाँ इस मामले में दोनों ही बातें गलत साबित हुई। जैसे एक तो देखिए सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस माना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई प्रशासकों की समिति से आप जो है AIF को चला रहे थे। दूसरा क्योंकि 25% का नियम है बट 50% आपने दिया, भले इंटेंशंस कितने अच्छे भी थे तो भी देखिए उसके नियम के खिलाफ जाता था। तो इसीलिए फीफा ने क्या किया है कि आप क्योंकि हमारे नियमों के अनुरूप नहीं चल रहे हैं तो आपको क्या है, निलंबित किया जाता है। ये इसका कंटेक्स्ट था, जो आपको बस पता हो कि ये मामला चल क्यों रहा है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या पता होना चाहिए वो अब हम पढ़ते हैं। तो देखिए अब क्योंकि हम निलंबित हो चुके हैं तो इसका इमीडिएट इफेक्ट क्या पड़ेगा। जो गोकुलम केरल की महिला टीम थी, जो वर्तमान में AFC महिला कलम चैंपियनशिप के लिए उज्बेकिस्तान की यात्रा कर रही थी, वो अब टूर्नामेंट में भाग लेने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 आयोजित जो हमारे देश में होने वाला था उसका अधिकार भी क्या है, छीन लिया गया। हम इसकी जो मेजबानी करने वाले थे अब वो मामला भी क्या है, अधर में लटक गया, जो कि अक्टूबर में होना था, राइट। तो चलिए अब हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फीफा क्या है पहले तो ये पता हो। तो देखिए ये इसका एक्चुअली आप कह सकते हैं फ्रेंच या फिर लैटिन जो है प्रोनाउंसिएशन है, इसका इंग्लिश और हिंदी वाला नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये दुनिया में फुटबॉल का सर्वोच्च शासी निकाय है। ये क्या है, एक गैर लाभकारी संगठन है। स्थापना इसकी 1904 में हुई थी। सदस्य देशों की बात करें तो 211 है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ज्यूरिख में है, ठीक है। कुछ बेसिक डिटेल, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसके साथ भी ये संबंध है, और जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ बोर्ड है उसका भी ये सदस्य है, जो फुटबॉल के नियमों को स्थापित करता है। तो मतलब एक अच्छे खासी इन्फ्लुएंस वाली ये क्या है, बॉडी है, राइट। अब बात करते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसके बारे में बेसिक जानकारी हो तो देखिए ये वो संगठन है जो भारत में फुटबॉल के खेल का प्रबंधन करता है। वो इंटरनेशनल लेवल पे था, ये नेशनल लेवल पे है। ये भारत की जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है उसके संचालन का प्रबंधन करता है। इसके अलावा जो प्रमुख घरेलू क्लब प्रतियोगिता आई लीग है इसको भी नियंत्रित करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1937 में हुई थी, और भारत की आज़ादी के बाद 1948 में
ये फीफा के साथ क्या है संबंध हो गया था, राइट। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो न्यू दिल्ली में है ऑफिस इसका। और 1954 में जब एशियाई फुटबॉल परिसंघ बना था, ठीक है, तो उसके संस्थापक सदस्यों में से ये एक था। एशियाई फुटबॉल संघ इससे पहले भारत का बन चुका था और इस संघ की स्थापना के फाउंडिंग मेंबर के रूप में जाना जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक बात है। यहाँ पे आप एक इनका लोगो देख सकते हैं। अब देखिए प्रतिबंध, तो तृतीय पक्ष का हस्तक्षेप। एआईएफ के कामकाज को लेकर बढ़ती हुई चिंताओं के बावजूद जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और जो पटेल थे उनके पद से उनको हटा दिया और फिर एआईएफएफ को चलाने के लिए प्रशासकों की समिति का एक गठन किया, तो बेसिकली मामला क्या है बिगड़ गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशंस बहुत अच्छी थी, भाई जो चीज़ें ढंग से काम नहीं कर रही है उनको ढंग से काम करवाना जिम्मेदारी है। लेकिन फीफा के कानून के अनुसार सदस्य संघों को अपने अपने देशों में कानूनी और राजनीतिक हस्तक्षेप के अधीन नहीं होना चाहिए। और यहाँ भी उन्होंने माना कि एक इंटरफेरेंस है, तो इसीलिए जो है उन्होंने फिर एक्शन लिया है, राइट। चलिए, ये था आपका करंट अफेयर का टॉपिक जो न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा था। अब आपको जो है ये समझ आ गया होगा, राइट। आइए अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को तीसरे पक्ष द्वारा अनुचित प्रभाव के लिए निलंबित कर दिया है। इसका अर्थ है कि यानी कि निलंबन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए, यह देश के सभी राष्ट्रीय स्तरीय और प्रत्येक क्लब टीमों पर लागू होता है। भारत के बाहर फुटबॉल से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फीफा और जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ से मिलने वाली विकास निधि थी उस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। और निलंबन एआईएफएफ के अधिकारियों के कार्य क्षेत्र के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय तबादलों का काम था उसको ये प्रभावित नहीं करता है। अब आप देखिए, जो ये वाली स्टेटमेंट्स हैं तीन, ये कहीं ना कहीं एक थीम के साथ जा रही। कैसे कि भाई निलंबन हुआ है तो टीम्स पर जो है उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। भारत के बाहर फुटबॉल से रिलेटेड एक्टिविटीज़, इस पर प्रभाव पड़ेगा, राइट। फीफा ने अगर आपको बैन कर दिया है इंडिया के बाहर अगर आप जाके कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं तो हम नहीं खेल पाएंगे। ये तो हमने पढ़ा भी ना कि जैसे मेजबानी अब भारत नहीं कर पाएगा, केरल वाली टीम अब शायद पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, ये भी थीम के साथ जा रहा है। फिर ये कह रहा है कि अगर जो आपको फंड मिलता था, जो एक विकास निधि मिलती थी, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक बात है। तीनों कहीं ना कहीं सेम है। चौथा कह रहा है कि भाई एआईएफ के जो अधिकारी हैं उनके कार्य क्षेत्र के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय तबादले होते थे, इंटरनेशनल लेवल पर कोई ट्रांसफर वगैरह करना था, उसको प्रभावित नहीं करता। देखिए, राष्ट्रीय तबादलों की बात होती तो शायद एक बार को बात बनती, लेकिन इस थीम के साथ, इन वाले स्टेटमेंट के साथ ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन में है। यहाँ हम कह रहे हैं कि प्रभाव पड़ेगा भारत के बाहर, और यहाँ हम कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रांसफर्स अगर कुछ हो रहे हैं तो उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो थीम के साथ ही नहीं जा रहा। भाई निलंबन हो गया तो इसका मतलब चीज़ें रुकेंगी, है ना। तो देखिए, इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, बाकी सारे क्या है ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में ये देखिए कि अगर क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, क्या वो एक साथ एक थीम में फिट बैठ रहे हैं या उनमें कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर उनमें कॉन्ट्राडिक्शन है, या तो ये तीनों गलत होंगे केवल ये ठीक होगा, या तो ये तीनों सही होंगे केवल ये गलत होगा, और निलंबन है तो ये तीनों ठीक हो सकते हैं ये गलत होगा। समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि कौन सा सही है, तो हमारा देखिए पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो यहाँ पे क्या है, सी जो है हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टॉपिक नंबर 2, मंथन प्लेटफॉर्म। तो देखिए, मंथन प्लेटफॉर्म क्या है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उन्होंने ये मंथन को क्या अनवेल किया है। मंथन क्या है, एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है इंडिया का, जो R&D कोलैबोरेशन जो है उसको बेसिकली आप कह सकते हैं अचीव करने के लिए जो इंडिया के साइंटिफिक मिशंस हैं और जो यूनाइटेड नेशन के SDGs हैं उनको साथ लेकर काम करेगा। समझते हैं। तो देखिए, भारत में प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक प्रभाव, नवाचार और समाधानों को लागू करने के लिए उद्योग और जो अनुसंधान संस्थान है उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या है, इस मंथन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। देखिए, R&D में जो भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कुछ इंस्टीट्यूशंस हो, वो सारे लोगों को एक मंच पे लाने के लिए इस मंथन प्लेटफॉर्म को बेसिकली शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है।
तो देखिए ये स्टार्ट कैसे हुआ है, तो जो NSEIT है यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचना प्रौद्योगिकी है, उसके द्वारा संचालित है और इसका नेतृत्व जो कर रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। यानी कि जो हमारा एक आप कह सकते हैं साइंटिफिक एडवाइजरी एक ऑफिस है, ठीक है, उसके द्वारा इसको लीडरशिप दी जा रही है। ठीक बात है। ये क्या करेगा, जो भारत के सतत लक्ष्य उनको प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक निजी अकादमिक सहयोग के माध्यम से भारत को बदलने के लिए एक केंद्र भी प्रदान जो है करेगा। भविष्य का जो विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशंस है, उसमें लीडरशिप देने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए सूचना विनिमय सत्र, इवेंट्स, प्रदर्शनियां, इनके माध्यम से नॉलेज को बांटना, आपस में बातचीत की सुविधा प्रदान करना जो है इसके माध्यम से किया जाएगा। अब हमने पढ़ा था NCEIT, ठीक है, तो ये NCEIT है क्या, तो देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। इसकी 100% सहायक एक कंपनी है। ये एक वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्यम है जो डिजिटल ऑटोमेशन, साइबर सुरक्षा, डाटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी अनेबल्ड जो सर्विसेज है उनकी एक श्रृंखला पेश करता है। इतना पता चल गया। अब एक तो NSEIT का नाम लिया था वो पता चल गया। एक विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद, ये क्या है ये पता हो। तो देखिए जो PMSTIAC है ये एक व्यापक परिषद है जो कि विशिष्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी डोमेन में स्थिति का आकलन करना, चुनौतियों को समझना, ठीक है, उसमें फिर विशेष हस्तक्षेप करना, इसके लिए जो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं उनके कार्यालय को सुविधा प्रदान करती है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को साइंस के मामलों पर सलाह मशविरा देने के लिए एक हमारे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का एक ऑफिस है, राइट, जिस तरह उनको इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए क्या है, आर्थिक सलाहकार होते हैं, ऐसे ही एक वैज्ञानिक सलाहकार है। इस वैज्ञानिक सलाहकार को जो कार्यालय की सुविधा देती है वो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद देती है, जिसको PMSTIAC भी बोलते हैं, राइट। तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भविष्य का एक रोड मैप बनाना, फिर उस रोड मैप के अकॉर्डिंगली प्राइम मिनिस्टर को जो है सलाह देना, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, एजेंसियां और सरकारी मंत्रालय हैं, उनके द्वारा ऐसे हस्तक्षेपों का जो कार्यान्वयन हो रहा है उनकी देखभाल भी ये करता है। जो PMSTIAC है वो PSA के कार्यालय के साथ साथ इन्वेस्ट इंडिया में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है उसके द्वारा भी हेल्प प्राप्त करती है। यानी कि अब आपको एक इन्वेस्ट इंडिया का भी नाम ध्यान रखना है। यानी कि ये जो परिषद की बात हमने की, ठीक है, ये अलग अलग जो प्रोग्राम चला रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इसको हेल्प देने के लिए जो इन्वेस्ट इंडिया है उनकी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है वो क्या है, मदद देती है। जैसे इस PMSTIAC के द्वारा, यानी कि जो हमारा ये प्राइम मिनिस्टर साइंटिफिक एडवाइज़र का जो ऑफिस है, इनके द्वारा एक 9 राष्ट्रीय जो मिशन है चलाए जा रहे हैं। इन 9 राष्ट्रीय मिशन को चलाने में जो इन्वेस्ट इंडिया की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है वो हेल्प कर रही है। तो इन मिशन का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद ने 9 राष्ट्रीय विज्ञान मिशनों की पहचान की है, जिनका उद्देश्य क्या है, भारत में सतत विकास को सुनिश्चित करना, यानी कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करना, साइंस को ऐसे यूज़ करना और प्रमुख वैज्ञानिक जो चुनौतियां हैं उनका समाधान करना। ये देखिए हमारे क्या है, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इनको ध्यान रखते हुए अब अगली वाली जो स्लाइड है उसको हम पढ़ेंगे। जैसे 9 मिशन, पहला कौन सा है, पहला है प्राकृतिक भाषा अनुवाद। इसमें देखिए ये वाले जो SDGs है वो अचीव किए जाएंगे। फिर क्वांटम फ्रंटियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन, इलेक्ट्रिक वाहन, मानव स्वास्थ्य के लिए जैव विज्ञान, वेस्ट टू वेल्थ, डी ओशन एक्सप्लोरेशन, अग्नि, नए भारत के नवाचारों के विकास में तेजी। इन 9 मिशन के नाम याद रखने हैं और जस्ट अ बेसिक आइडिया कि इन SDGs को जो है अचीव करने की तरफ काम कर रहे हैं। नंबरिंग यहाँ पे लिखी हुई है, कौन से नंबर का कौन सा SDG बैठता है वो यहाँ दिया गया है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, राइट, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब जब हमने समझ लिया है तो आइए इस पर एक प्रश्न देखते हैं।
दो स्टेटमेंट दी गई है, विचार करना है। जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय है उसका उद्देश्य प्रधानमंत्री और कैबिनेट को विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामलों में व्यवहारिक और वस्तुनिष्ठ सलाह देना है। देखिए नाम ही क्या है, वैज्ञानिक सलाहकार, तो विज्ञान के मामले में सलाह देंगे। किसको देंगे भाई? केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, कैबिनेट को, राइट। तो ये तो जेनरिक स्टेटमेंट है, दिस इज राइट। फिर ये कह रहा है जो प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद PMSTIAC है उसके द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मानस, जिसका फुल फॉर्म है मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य स्थिति वृद्धि प्रणाली को समर्थन दिया गया है। देखिए ये स्टेटमेंट भी ठीक है। जो PMSTIAC है उनके द्वारा मानस नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें 0 से लेकर 70 साल तक के लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को लेकर काम जो है किया जा रहा है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसको बेसिकली जो PMSTIAC इसके द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, दिस इज अगेन अ राइट स्टेटमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। ठीक बात है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, उड़ान स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का हर नागरिक। इस योजना को 5 साल पूरे हो गए हैं। उद्देश्य क्या था? जो छोटे और मध्यम शहर हैं उनको हवाई यात्रा के माध्यम से बड़े शहरों से जोड़ा जाए। और ये शुरुआत किसने की थी? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, उनकी एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी। इसकी जो पहली उड़ान हुई थी बेसिकली उसका टाइम से लेके अब इसको क्या है पूरे 5 साल हो गए हैं, इसलिए न्यूज़ में है। विशेषताएं क्या है? तो इस योजना में देखिए जो हवाई अड्डे हैं, मौजूदा जो हवाई पट्टियां हैं उनका पुनरुद्धार किया जाए और इसके माध्यम से देश में जो असेवित और कम सेवा वाले हवाई अड्डे हैं उनको कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। 10 सालों की अवधि के लिए योजना चलाई जा रही है। अब ये असेवित और कम सेवा वाले हवाई अड्डे, इसका मतलब क्या है? देखिए कम सेवा वाला हवाई अड्डा वो होता है जिसमें एक दिन में 1 से अधिक उड़ानें नहीं होती, जबकि असेवित या अनारक्षित हवाई अड्डा वो होता है जहां कोई परिचालन नहीं होता। तो जहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लाइट है या जहाँ फ्लाइट्स है ही नहीं, वहाँ पर बेसिकली हवाई यात्रा को सुलभ बनाना इस योजना का उद्देश्य है। सुलभ बनाने के साथ साथ किफ़ायती भी बनाना, सस्ता भी बनाना। ठीक है, तो केंद्र, राज्य सरकार और जो हवाई अड्डा संचालक है उनके द्वारा जो चयनित की जाएंगी एयरलाइंस उनको क्या है वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा ताकि जो असेवित और कम सेवा वाले हवाई अड्डे हैं उनको उनसे संचालन को प्रोत्साहित करें और हवाई किराए को किफ़ायती बनाने पर ध्यान रखा जाएगा। उपलब्धियां अब तक क्या क्या अचीव हो चुका है इसके द्वारा? पिछले 5 वर्षों में जो क्षेत्रीय हवाई संपर्क है उसको उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में इस स्कीम का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। जैसे 2014 में जो चालू हवाई अड्डों की संख्या थी वो 74 थी, लेकिन अब की बात करें तो 141 हो गई है। दैट्स अ गुड अचीवमेंट, राइट। फिर देखिए उड़ान परियोजना के अंतर्गत 58 हवाई अड्डे, 8 टेलीपोर्ट, 2 वाटर एयरड्रोम सहित 68 जो है अपर्याप्त सुविधा वाले जो गंतव्य थे उनको जोड़ा गया है। ठीक है, योजना के तहत शुरू किए गए 425 नए मार्ग के साथ उड़ान ने देश भर में 29 से अधिक जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनको हवाई संपर्क जो है प्रदान किया है। और 4 अगस्त 2022 तक का डाटा PIB पे दिया गया था जिसमें बोला गया कि 1 करोड़ से अधिक यात्रियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। 1 करोड़ काफ़ी होता है ना। तो इस योजना ने जो क्षेत्रीय करियर थे उनको अपना परिचालन बढ़ाने के लिए एक आवश्यक मंच भी प्रदान जो है किया है। गवर्नमेंट ने हेल्प की है तो कंपनीज ने भी आगे बढ़ चढ़ के काम किया है। तो देखिए आवश्यकता के आधार पर एक रूपरेखा इस स्कीम के तहत तैयार हुई थी, उसको अचीव भी किया गया। जैसे कृषि उड़ान चलाई गई, विशेष रूप से जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र है और जनजातीय जिलों में जो कृषि उत्पादों की मूल्य प्राप्ति के लिए एक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मार्ग गुवाहाटी और इम्फाल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी का पता लगाने के लिए। फिर एक लाइफलाइन उड़ान पहल मार्च 2020 में कोविड-19 अवधि के दौरान शुरू हुई थी। इसने देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 1000 भारी टन माल और आवश्यक चिकित्सीय सेवाओं के परिवहन के लिए
588 उड़ानों का संचालन करने में मदद की थी। तो कुछ कुछ उन्होंने टारगेट्स रखे, उन टारगेट्स को उन्होंने जैसे नाम दे दिया कि लाइफ उड़ान, या फिर उन्हें कृषि उड़ान, या पूर्वोत्तर क्षेत्र को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी देनी है इसके लिए उड़ान, एंड देन उसको उन्होंने अचीव किया है। ठीक बात है, ये समझ गए। आगामी लक्ष्य क्या रखे गए हैं भाई? 10 साल की स्कीम है, उसमें से 5 साल में कुछ अचीव कर लिया है। आगे क्या रखा गया है? तो उड़ान के तहत 220 गंतव्य हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वाटर एयरड्रोम को 2026 तक 1000 मार्गों के साथ पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि देश में जो बिना कनेक्टिविटी वाले गंतव्य हैं उन सबको हवाई संपर्क दिया जा सके। अभी 1 करोड़ यात्रियों ने फायदा उठाया, तो अगले 4 वर्षों में नागर विमानन के माध्यम से 40 करोड़ यात्रियों को जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनको बेनिफिट इससे मिलेगा। ठीक बात है। अब इस पर एक आसान सा प्रश्न है जो आपने सॉल्व करना है। ठीक बात है। और हाँ, प्लीज कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए। यहाँ कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, कोई नहीं देख रहा है कि आपने सही आंसर दिया गलत किया, बट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अपने दिमाग को वो प्रैक्टिस दीजिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हुआ अगर गलत हो गया? तो कोई लाइफ का तो ऐसा गेम नहीं है कि आप हार जाएंगे, लेकिन आपका दिमाग कम से कम खेलेगा, प्ले करेगा क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन सॉल्व किया गया, जैसे कल का क्वेश्चन था, बहुत कम लोगों ने सॉल्व किया, राइट? ऐसा नहीं करना है, आपने हर किसी ने इसको सॉल्व करना है। ठीक बात है। बाकी राइट या रॉन्ग वो बात की बात है, सही आंसर तो पता चल जाएगा, लेकिन खुद से भी मेहनत करनी है। ठीक बात है। चलिए, आज तो आसान क्वेश्चन है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, विचार करना है। इस योजना में जो मौजूदा हवाई पट्टियां, हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश में असीमित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। दूसरा, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत ये योजना 10 सालों की अवधि के लिए परिचालित है। कौन सा सही है आपने ये बताना है। ठीक बात है। चलिए बात करते हैं 4th टॉपिक की, कंपोस्टेबल प्लास्टिक। तो हाल ही में देखिए, जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने कंपोस्टेबल प्लास्टिक के कमर्शलाइजेशन के लिए, यानी कि एक ऐसी प्लास्टिक बन गई है, अब उसको क्या है मैन्युफैक्चर करके मार्केट में लेके आना है। इसके लिए करीब 1.25 करोड़ रुपए, 1.15 करोड़ रुपए जो है एक स्टार्टअप को ऋण के रूप में मंजूरी दी है। ये कदम सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने में भी क्या है सहायक होगा। तो बेसिकली देखिए, ये जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक है, पहले इसकी बात समझते हैं। जो बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक होती है उसको आप एक बार यूज़ करते हैं फिर ख़त्म कर देते हैं, लाइक दूध के पैकेट्स हो गए और बहुत सारे रैपर्स हो गए, तो एक बार यूज़ किया फिर ख़त्म। लेकिन ये प्रकृति में बहुत लंबे समय तक टिके रहते, ये अपघटित नहीं होते, अगर होते भी हैं तो छोटी छोटी माइक्रो प्लास्टिक्स में टूट जाते हैं। फिर वो माइक्रो प्लास्टिक जो होती है समुद्र में पहुँच जाती है, मिट्टी में उसकी लीचिंग हो जाती है, हमारी खाद्य जो एक फूड चेन है उसमें एंटर कर जाती है, और फाइनली मनुष्य को, जीव जंतुओं को जो है परेशान करती है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें ऐसे प्लास्टिक चाहिए जो समय के साथ क्या है प्रकृति में विघटित हो जाए और जो क्या हो पर्यावरण फ्रेंडली हो। उस चीज़ को ध्यान में रखते ही कंपोस्ट, यानी कि वर्ड ध्यान रखिए, कंपोस्टेबल प्लास्टिक को बनाया जा रहा है। कंपोस्ट माने क्या? खाद है ना, कंपोस्ट माने खाद। तो एक ऐसे प्लास्टिक जो यूज़ हो गई है बाद में वो क्या पर्यावरण में खाद की तरह मिल जाएगी, और बेसिकली मिट्टी में कार्बन, पानी सब में वो विघटित हो जाएगी, राइट? दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपको पता हो। अब देखिए, तो कंपोस्टेबल प्लास्टिक का कमर्शलाइजेशन करने के लिए जो प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड है, मेसर्स टीजीपी बायोप्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सतारा महाराष्ट्र में, उनमें एक समझौता भी साइन किया गया है। अब ये जो स्टार्टअप है इसके बारे में देखते हैं। इस स्टार्टअप ने सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए कंपोस्टेबल जो प्लास्टिक है इसका एक प्रोटोटाइप क्या है निकाला है, ठीक है, एक वैकल्पिक समाधान निकाला है। ये सामग्री मिट्टी में खाद के रूप में टूट जाती है और पर्यावरण को प्रभावित नहीं करती। ये जो कार्यक्रम है ये निधि प्रयास योजना, नीति आयोग और यूनिडो के द्वारा क्या है समर्थित है।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो थर्मोप्लास्टिक है स्टार्च, ग्लिसरीन और कुछ रासायनिक संशोधनों का क्या है, अनूठा सम्मिश्रण है। इस कंपोजिट से तैयार किए गए दानों को किसी भी रूप में फिर से आकार दिया जा सकता है और आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं कंपोस्टेबल प्लास्टिक की, जो मैंने आपको अभी बताया। देखिए, वैसे जो प्लास्टिक बनती है वो पेट्रोकेमिकल्स या जीवाश्म ईंधन से बनती है, लेकिन उसका उपयोग करने की बजाय जब हम कंपोस्टेबल प्लास्टिक है वो कैसे बनेगी, वो मकई, आलू, टेपियोका स्टार्च, सेल्यूलोज, सोया का जो प्रोटीन होता है, लैक्टिक एसिड जैसी जो नवीकरणीय सामग्रियां हैं, ठीक है, उनसे बेसिकली प्राप्त होते हैं। ये इसी वजह से गैर विषैले, नॉन टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि आप इनको जीवाश्म ईंधन से नहीं बना रहे हैं। खाद बनने पर वापस प्रकृति में ये कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और बायोमास के रूप में क्या है, विघटित हो जाते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक बात है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर अगर बैन की बात करें तो 1 जुलाई 2022 को कुछ लिस्ट की गई थी सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाली चीज़ें, उनके निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, बिक्री, वितरण, उपयोग पर जो है बैन लगा दिया गया था, हमने पढ़ा भी था। बायोप्लास्टिक्स के देखिए अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो उनका अलग अलग यूज़ होता है। जैसे सेल्यूलोज आधारित एक प्लास्टिक होती है जो लकड़ी के गूदे से बनाई जाती है और इसका उपयोग जो रैपर, जिन पे एक फिल्म जैसी नहीं लगी होती, वैसी सामग्री बनाने में किया जाता है। फिर एक थर्मोप्लास्टिक होती है जो स्टार्च से बनी हुई प्लास्टिक है, इसका उपयोग दवा की कैप्सूल बनाने में किया जाता है, क्योंकि जो स्टार्च होता है वो पानी को अवशोषित कर सकता है। तो ये जो प्लास्टिक है ये एक्चुअली बायोप्लास्टिक का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है और लगभग 50% ये बायोप्लास्टिक का बनाता है, ठीक है। फिर आपकी एक पॉलीलैक्टिक एसिड होती है जो फसलों के स्टार्च के किण्वन से बनती है, इसका उपयोग कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन की जो केसिंग है, कप है, बोतल है और अन्य पैकेजिंग सामग्री तैयार करने के लिए किया जाता है। फिर आपकी पॉलीहाइड्रोक्सब्यूरेट होती है, PHB, बैंक नोट और कार के पुर्जे आदि इससे बनते हैं। फिर एक वनस्पति तेलों से तैयार पॉलीमाइड 11 होती है जिसका उपयोग तेल और गैस को लचीला पाइप, बिजली के जो एंटीड्रमेट केबल होते हैं वो बनाने में किया जाता है। जस्ट अ बेसिक हिंट, आपको ये सब रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सेल्यूलोज से बनती है, स्टार्च से बनती है, फसलों के बाद जो प्राप्त होता है उसके किण्वन से बनती है, बस इतना पता हो। मैंने इसलिए बता दिया है ताकि आपको एक जानकारी मिल जाए कि हाँ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स जो अलग अलग चीज़ों में यूज़ हो रही है, ठीक है। कंपोस्टेबल प्लास्टिक क्या है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या है, ये आपको पता हो, राइट। चलिए, वो हमने पढ़ ही लिया है। अब देखिए, जो फोटो डिग्रेडेबल प्लास्टिक होती है, एक ये प्रकाश के संपर्क में आने पर खराब हो जाती है। फोटो डिग्रेडेबल नाम से ही पता चल रहा है, तो प्रकाश के संपर्क में आके। अब देखिए, प्लास्टिक के कचरे पर अंकुश लगाने के लिए क्या क्या पहल चलाई जा रही है, तो स्वच्छ भारत मिशन, भारत प्लास्टिक समझौता और एक गोलेटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, राइट। ये गोलेटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हो गया, समझ में आ गई चीज़ें। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट दी गई है। पहला कह रहा है कि जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होती है वो कुछ परिस्थितियों के तहत एक विशिष्ट माध्यम, पानी, मिट्टी, खाद में बायोडिग्रेड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल सही बात है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मतलब ये है कि सर्टेन कंडीशंस में कुछ टाइम के बाद क्या है, वो अपघटित हो जाए, मिट्टी, पानी, खाद, इन सब चीज़ों में वो अपघटित हो जाए। दिस इज़ राइट। फिर ये कह रहा है जो औद्योगिक रूप से कंपोस्टेबल प्लास्टिक होती है वो औद्योगिक कंपोस्टिंग प्लांट या फिर औद्योगिक एनारोबिक पाचन संयंत्र की परिस्थितियों में बायोडिग्रेड करने के लिए डिज़ाइन किया गया। बिल्कुल सही बात है। जो इंडस्ट्री वाला नाम जब जुड़ गया, इंडस्ट्री कंपोस्टेबल प्लास्टिक, यानी कि एक ऐसे प्लास्टिक जो इंडस्ट्री का जो कंपोस्टेबल प्लांट है या तो वहाँ पे अपघटित होगी, या कुछ ऐसे प्लांट है जहाँ पे एनारोबिक पाचन क्रियाएँ होती हैं वहाँ पे अपघटित होगी, उसको इसीलिए डिज़ाइन ही किया गया, राइट है। फिर ये कह रहा है गैर बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक होती है, जो अपघटित नहीं होती, वो लंबे समय तक चलते हैं, छोटे टुकड़ों में विघटित हो सकते हैं, माइक्रोप्लास्टिक बना सकते हैं और पर्यावरण में जमा हो सकते हैं। ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया। अगेन दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, ठीक है। तीनों को याद कर लेना है, ठीक है। तो पूछा कौन सा सही है, हमारे तीनों सही है, तो डी यानी कि उपयुक्त सभी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक बात है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। क्यों ये न्यूज़ में है, पहले तो पता हो ये है क्या। देखिए, कोविड के टाइम पे
उद्योगों को ऋण की कमी पड़ गई थी, पैसा नहीं था, लोन चाहिए थे, बैंक लोन देने से डर रहे थे कि एक बार ले लेंगे तो पता नहीं वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एमएसएमईज वगैरह को खासकर परेशानियां हुई थी। उसमें भी जो हॉस्पिटैलिटी वाला सेक्टर था, टूरिज्म, होटल, खाना पीना, घूमना, ये वाले सेक्टर को ज़्यादा तंगी फेस करने को मिली थी। सो सरकार एक स्कीम लेकर आई कि जो बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, एनबीएफसीज, वो पहले से जिनको लोन देते आते उनको लोन दे, और भी, लेकिन उस पर कोई नया कोलेट्रल आपको नहीं देना है और 100% गारंटी केंद्र सरकार देगी। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ, देखिए, जब बैंकों से आप लोन लेते हैं या तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है ताकि जब आप पैसा ना दे पाओ तो बैंक गिरवी वाली चीज़ को हजम कर लें, अपना नुकसान पूरा कर लें, या फिर जब आप लोन लेते हो तो किसी को गारंटी देनी पड़ती है कि ये अगर पैसा नहीं चुका पाया तो मैं दे दूंगा। ठीक है, तो सरकार ने ये कहा भाई कोई कोलेट्रल मत लो इन लोगों से, आप इनको खासकर एमएसएमईज को पैसा जो है लोन में दो, इसकी 100% गारंटी हम देते हैं। तो ये जो गारंटी दी गई थी, तो देखिए, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, यही ये पूरी की पूरी योजना है। इतना अगर समझ में आता है तो इनफ है। अब कुछ बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया, इसकी जो लोन की ऋण की जो सीमा थी उसमें वृद्धि कर दी है। पहले 4.5 लाख करोड़ रुपए तक था, अब 5 लाख करोड़ रुपए तक इसको कर दिया है। ठीक है, इतनी दे दिया है। तो ये जो अतिरिक्त राशि है ये विशेष रूप से आतिथ्य, जो हॉस्पिटैलिटी वाला क्षेत्र है, उससे रिलेटेड जो उद्यम है उनके लिए की जा रही है, और वैधता इसकी 2030 तक रहेगी। स्कीम के बारे में बात करते हैं। वित्त मंत्री ने इस स्कीम की घोषणा की थी। मूल रूप से जो एमएसएमईज हैं, व्यवसायिक उद्यम है, मुद्रा योजना के उधारकर्ता हैं, उनको पूरी तरह से गारंटी एवं संपार्श्विक मुक्त अतिरिक्त ऋण प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत 100% कोलेट्रल फ्री ऋण की गारंटी जो है राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड NCGTC के द्वारा दी जा रही है। सरकार ने एक कंपनी बना दी जो आपकी लोन पर गारंटी दे रही है, जो अतिरिक्त लोन आप ले रहे हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो बैंक है, जो एनबीएफसीज हैं, वो योजना के तहत ऋण देंगी, और जो NCGTC है वो क्या है, गारंटी देगी। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, और 2002 को 10 करोड़ रुपए के प्रदत्त पूंजी के साथ वित्त मंत्रालय के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। कंपनी के गठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, विभिन्न क्रेडिट गारंटी फंडों के लिए एक सामान्य ट्रस्टी कंपनी के रूप में काम करना। राइट, चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपने क्या है, विचार करना है। केंद्रीय बजट 2022-23 में ही जो ECLGS है कि गारंटीकृत कवर की सीमा में वृद्धि करने और मार्च 2023 तक वैधता बढ़ाने के लिए घोषणा कर दी गई थी। पढ़ तो हम अब रहे हैं, क्या बजट में घोषणा कर दी गई थी? सोचने वाली बात है, कर दी गई थी। बजट में ही बोल दिया गया था हम इसकी सीमा भी बढ़ाएंगे और बेसिकली इसका जो ऋण की सीमा है उसको भी एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, अब ये किया जा रहा है, दिस इज राइट। फिर ये कह रहा है इस स्कीम के तहत ऋण देने वाली संस्थाओं को योजना के तहत पात्र उधारकर्ताओं को उनके द्वारा दी गई ऋण सुविधा के संबंध में 100% क्या है, गारंटी प्रदान करती है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, 100% गारंटी दिया जाता है और कोलेट्रल फ्री होता है। ठीक बात है। पूछ रहा है कौन सा सही है, हमारे दोनों सही है, सी हमारा आंसर जो है हो जाएगा। ठीक बात है। यहाँ पे हमारे 5 टॉपिक समाप्त होते हैं, बट एक शॉर्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं। हाल ही में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने वीर दुर्गादास राठौर का एक जो स्टैचू है उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे जो है अनवील किया है। तो देखिए, मारवाड़ राज्य के राठौर राजपूत जनरल थे, औरंगजेब को इन्होंने चैलेंज किया था और राजपूत युद्ध 1679 से 1707 में राठौर सेना की इन्होंने कमान संभाली थी। राजपूत विद्रोह में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसको मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण जो है माना जाता है। जयपुर के जो राजा थे जयसिंह द्वितीय, उनके साथ विद्रोह के नेता के रूप में इनको चुना गया था। सामाजिक समरसता, बहादुरी, ईमानदारी, इन जैसे प्रतीकों के लिए इनको जो है याद किया जाता है।
ठीक बात है, तो थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आज का वीडियो खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इसी तरह पढ़ते रहिए। बहुत जल्द मिलूंगी नए करंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।